गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल देख लिया था, वर्किंग प्रिंसिपल, और एक लास्ट मोमेंट में हमने ये एक मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा सुन लिया था। उसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट में फिर से बता दूँ आपको, और वो ये है कि व्हाई दिस मैग्नेटिक पोल्स आर हैविंग सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन। ये ऐसा सेक्शन क्यों बना है, उनके पोल्स जो है ऐसे सर्कुलर क्यों है। इसका कारण मैंने पहले भी बताया था कि टॉर्क ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का मतलब आप समझ में शायद आपको पता होगा कॉइल का मतलब क्या है। कॉइल यानी एक बंडल ऑफ वायर। अब यहाँ पे जो वायर का बंडल हमने लिया है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी वायर ऐसी बांधी हुई है इस प्रकार से, और ये वायर का जो लूप है या फिर जिसे हम कॉइल कहते हैं, तो ये लूप जब हम मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं और इसका जो ये एरिया है वो ए है, इन दैट केस टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट लूप इज NIAB sin थीटा, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। आप कितनी बार उस वायर को उसी लूप के ऊपर बांध देते हो, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा है साइन थीटा, वेयर थीटा, इसे मैंने पहले लेक्चर में भी क्लियरली बता दिया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये है ये थीटा। फॉर सिंप्लिसिटी हम ये चाहते हैं कि ये साइन थीटा वाली टर्म जो है वो नहीं चाहिए हमारे इस डिवाइस में। तो हमने क्या किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको इस तरह से बना दिया कि कॉइल की पोजीशन कुछ भी रहे, थीटा हमेशा 90 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉइल की पोजीशन अभी ये है, ये कॉइल है, यानी ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये ऐसा प्लेन ऑफ द कॉइल है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये ऐसा रहेगा, यानी दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो अभी ये है, सो मैग्नेटिक फील्ड में ये कंसिडर करूंगा। सो इन दिस केस द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। सो हियर अगेन साइन ऑफ 90 विल बी 1। अब मान लो कि बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क कॉइल टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी ये ऐसी रोटेट हो जाएगी, तो रोटेट होने के बाद क्या होगा वो पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। तो यार कॉइल की पोजीशन अभी ये ऐसी हो गई बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क, कॉइल थोड़ी सी टिल्ट हो गई, बट फिर भी ये फील्ड जो है ये ऐसा है, यानी इन दिस केस ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कारण किसी भी पोजीशन पे, कोई भी पोजीशन ले लो, ये ले लो या फिर आप ये ले लो, यानी अगर कॉइल ऐसी टिल्ट होती है तो इन दैट केस भी एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री ही रहेगा। एंड दैट्स वाई फॉर दैट पर्पज़ ओनली ये जो मैग्नेट्स के जो ये फेसेस है ये सर्कुलर कट किए जाते हैं, सो दैट यहाँ पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी सर्कुलर यानी डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स पे ही रहे। तो ये एक मोटिव था ये सर्कुलर मैग्नेटिक फेसेस का या मैग्नेटिक पोल्स का। दूसरा यहाँ पे पॉइंट कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, बाकी ये डेरिवेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा 1 हो जाता है क्योंकि थीटा इज़ 90 डिग्री, साइन थीटा विल बी 1, तो यहाँ पे टॉर्क बिकम्स NIAB, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है। एंड देयर इज अपोजिट टॉर्क, अपोजिशन टॉर्क। ये अपोजिशन टॉर्क कहाँ से आता है, ये आता है इस स्प्रिंग से, तो ये स्प्रिंग से ही अपोजिशन टॉर्क आता है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल टॉर्क। सो ये जो पॉइंटर है आपका वो एक जगह पे स्टेशनरी हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि इनिशियली पॉइंटर इज एट 0, बट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर तब होता क्या है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक जगह पे वो स्टेशनरी हो जाता है। वहाँ से आपको पता चलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, वो एक जगह पे रुकता है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो वो 40 पे ही रुक जाता है। वो रुक जाता है क्यों, उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली यही है। तो ये पॉइंटर जो है वो एक जगह पे रुक जाता है, तो बेसिकली रोकने वाला ये टॉर्क तो नहीं है, इस टॉर्क की वजह से तो गोल गोल घूमना चाहिए, बट ये गोल गोल नहीं घूमता। कारण ये है कि देयर इज अपोजिशन टॉर्क एंड दैट अपोजिशन टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय दिस स्प्रिंग। तो ये जब वो रुक जाता है इसका मतलब डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोल टॉर्क यानी अपोजिशन टॉर्क, एंड इन दैट केस NIAB डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू K into phi,
So phi is equal to NAB upon K into I, that means deflection is directly proportional to current। एक और चीज़ छूट गई कल बताना, इससे पहले वाले लेक्चर में बताना छूट गई, वो ये थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मिरर। ये आपका मिरर है, तो इस मिरर का क्या पर्पस है। अब देखो क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन लैब में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे उन्होंने दिखा है। बेसिकली मिरर को रिप्लेस किया है पॉइंटर ने, ठीक है, मिरर को रिप्लेस कर दिया है पॉइंटर ने। तो बेसिकली मिरर का क्या पर्पस था वो भी देख लेते हैं। मिरर का पर्पस ये था कि मान लो ये मिरर जो है ये मिरर है, यानी अब वो ऐसा रखा है मैंने, ठीक है, और या फिर ये ले लो, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मिरर दे आर पैरेलल, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मिरर दे आर पैरेलल, यानी बोथ आर इन सेम प्लेन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मान लो, अब मैं इसको देखो कैसे दिखा देता हूँ, ये आपकी कॉइल है और ये आपका मिरर है, ठीक है, बिकॉज दे आर इन अ सेम प्लेन। तो जब कोई लाइट आएगा तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पाथ पे चला जाएगा, दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन। पर जब ये प्लेन ऑफ द मिरर जब डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सो देयर विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे एज वेल। तो ये रे कहाँ पे जा रहा है, देयर इज अ स्केल केप्ट इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, ये मिरर के अपोजिट में एक स्केल रखा जाता था। तो जब कॉइल ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड रे विल कम बैक टू द सेम पॉइंट, टू द सोर्स ओनली। पर जब मिरर रोटेट होगा, मिरर क्यों रोटेट होगा, क्योंकि ये प्लेन ऑफ द कॉइल रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ टॉर्क। इन दैट केस ये जो रे है ये जाके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो अब वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द रीज़न कि आई मीन यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे कुछ रीडिंग लिख सकते हैं, वी कैन कम टू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि करंट ले लो या वोल्टेज ले लो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ये पर्पस था उस मिरर का। तो वो मिरर अभी रखा नहीं, क्योंकि ये जो रीडिंग लेने की जो मेथड थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ऊपर से ये डिवाइस कैरी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बार आपने मिरर को लटका दिया तो उसे वापस से हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया हमने पॉइंटर से। तो पॉइंटर ईजिली आप रीड कर सकते हो, ईजिली उसका डिफ्लेक्शन देख सकते हो, तो पॉइंटर को हमने रिप्लेस कर दिया। अभी भी आपको गैल्वेनोमीटर्स लैब में दिखाई देंगे, हाँ, बट अभी क्या हो गया है, नाउ वी आर यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर्स। तो डिजिटल मल्टीमीटर में आपको करंट भी मिल जाता है, रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, वोल्टेज भी मिल जाता है। सो नाउ वी आर रिप्लेसिंग दीज कंस्ट्रक्शंस, बट एक वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ये इसलिए आपके सिलेबस में है। इवन यू विल फाइंड दिस इन इंजीनियरिंग सिलेबस एज वेल। तो ये था लिटिल बिट रिवीजन अबाउट गैल्वेनोमीटर। कुछ चीज़ें ऐसा लगा मुझे कि फिर से बतानी चाहिए, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं फिर से बताने वाला हूँ दैट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं ये पूरा मिटा देने वाला हूँ और मैं फिर से ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी तक हमने सेपरेटली डिफाइन नहीं किया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल। बट उससे पहले इसकी एक इंट्रोडक्शन आ जाती है, और वो कहाँ से आ जाती है, वो आ जाती है एक इक्वेशन से, दैट इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप या फिर कॉइल कैन बी गिवन बाय NAIB साइन थीटा। तो अब ये इक्वेशन को मैं यही रहने देता हूँ। लेट अस रिवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। So electric dipole है, इस electric dipole moment is P. So torque acting on electric dipole when it is placed in electric field intensity E is given by P क्रॉस E। ये एक इक्वेशन हमें पता है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो दिस इज नथिंग बट, आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ पहले, NIA इंटू B इंटू साइन थीटा। सो आई कैन टेक दिस एज वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर लेता हूँ NIA बार
क्रॉस बी बार। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ NIA एंड B। अगर मैं इस इक्वेशन को टॉर्क, दिस इज ऑल्सो टॉर्क बेसिकली, बोथ आर, यहाँ पे ये भी टॉर्क है ये भी टॉर्क है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन एज वेल एज ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, एक तरह से मैं एक एनालॉजी यूज़ करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दैट एनालॉजी में मुझे ये पता चलता है कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, आई कैन कॉल दिस एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी गिवन बाय NIA। बस कुछ नहीं किया, बस एक एनालॉजी यूज़ कर ली, ना कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना कोई स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, बट एक एनालॉजी की तरफ से। यानी ये क्या है, ये कब आया, जब एक कॉइल आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है एंड देयर इज़ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट कॉइल व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। हाँ, सिर्फ कॉइल रखने से टॉर्क एक्ट नहीं होगा, देयर शुड बी करंट थ्रू दैट कॉइल। तो और ये एक मैग्नेटिक डाइपोल आपने यहाँ पे रख दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सो देयर इज अ टॉर्क ऑन दैट डाइपोल विच कैन बी गिवन बाय P क्रॉस E। तो ये इक्वेशन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ NIA एंड B। तो मैं अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वैसे यहाँ पे आई कैन कॉल NIA एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यही एनालॉजी बस यहाँ पे दी है, कुछ खास ऐसा डेरिवेशन इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट सिलेबस में हमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक कॉइल है एंड व्हाट इज एंड करंट सो एंड सो फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, उसका एरिया सो एंड सो है, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट कॉइल। तो ये सिंपल एक फार्मूला है NAI या फिर NIA, ये इसका एक फार्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 239 एंड 238 पे इसका डिस्कशन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे एंड दैट इज़ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब आपको याद होगा ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आपने डिराइव कर ली है। व्हेन दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ दिया है कि देख लेते हैं पहले, आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 239 देख लो। सो ऑन पेज नंबर 239 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज गिवन बाय -P bar dot E bar. So it is a dot product of electric dipole moment and electric field intensity. When a dipole is placed in electric field intensity E, then the potential energy of the dipole is given by dot product of electric dipole moment and E. सो उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भी डिफाइन कर लिया। देखो सिंपल एक एनालॉजी उन्होंने अप्लाई की है, बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डेरिवेशन, एटलीस्ट यहाँ पर तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेरिवेशन नहीं है। तो सीधा सीधा है, जैसे यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्या हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको आपको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे दैट इज -NAI डॉट B। अब NAI के लिए कोई सिंबल उन्होंने यूज़ किया है? हाँ किया है ना, उन्होंने NIA के लिए यूज़ किया है म्यू, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू NAI यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, आई मीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज म्यू डॉट B। ये यहाँ पे हम सीधा सीधा यूजिंग सिंपल एनालॉजी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एनालॉजी। जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एनालॉजी देखी थी कि जैसे मास रिप्रेजेंट्स इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल सिस्टम, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट्स इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। तो वैसे एक एनालॉजी हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। सो हियर म्यू स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड म्यू कैन बी गिवन बाय NAI। तो जैसे ये रिलेशन है वैसे ही हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी डेरिवेशन। ये आप याद रखना, ठीक है।
सो ये हो गया एक पार्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट जो है वो भी उन्होंने डिस्कस किया है। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। सो देखो कि व्हेनेवर the magnetic dipole moment is parallel to the magnetic field, whenever magnetic dipole moment is parallel to the magnetic field, in that case magnetic potential energy is zero। तो सॉरी जीरो नहीं, वो मिनिमम रहती है, जीरो नहीं मिनिमम रहती है। when magnetic dipole moment is parallel to magnetic field, सुनो ध्यान से, when magnetic dipole moment is parallel to magnetic field the potential energy is minimum। पैरेलल है तो एंगल कितना रहेगा, अगर पैरेलल है तो एंगल विल बी जीरो। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज म्यू बी कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगी म्यू बी कॉस थीटा। फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल, रादर इसका मतलब ये है कि दोनों में एंगल जो है वो ज़ीरो लेना है, थीटा की वैल्यू आपको ज़ीरो लेनी है। सो ये आप देख सकते हो कहाँ पे, केस वन, इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, पेज नंबर 239 पे केस वन एंड केस टू उन्होंने डिस्कस कर ली है। सो इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो देन इन दिस केस योर पोटेंशियल एनर्जी इज़ सिंपली माइनस म्यू बी। और अगर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है, इन दैट केस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है ये माइनस म्यू बी कॉस थीटा। नाउ अगर मेरा कॉस थीटा, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है तो इन दैट केस एंगल शुड बी 180 डिग्री। वो भी एनालॉजी आप यहाँ से लगा सकते हो कि ये ज़ीरो क्यों है और 180 क्यों है। ये सारा पार्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर कर लिया है। कोई डाउट है तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे इसको, बट फिलहाल के लिए बस आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, इससे ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है, तो बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये माइनस म्यू बी कॉस ऑफ 180। नो कॉस ऑफ 180 इज़ -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू बी, ये प्लस म्यू बी, वेर म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच कैन बी गिवन बाय NAI। सो ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में दी है पेज नंबर 239 पे। हाँ जी, तो ये सारा का सारा डिस्कशन था रिगार्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले लेक्चर में थोड़ा सा जल्दी में मैंने कवर कर लिया था, बस एक इंट्रोडक्शन थी, तो अब फिर से मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो या डाउट सेशंस में आप पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लग रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर वो पूछ सकते हैं कि यार मैंने जैसे कहा कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, आ चुके हैं, इससे पहले वाले सिलेबस में भी आते थे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। ये एक थोड़ा सा नया वाला पार्ट है, तो ये भी पूछ सकते हैं, पर ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बस मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको सोचना है मिनिमम कब होगी जब थीटा 0 रहेगा, मैक्सिमम कब रहेगी जब थीटा 180 रहेगा। ये एक चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे लगता है कि वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये एक पार्ट वो पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल यानी क्या, जो हमने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि थीटा इज़ डायरेक्टली, थीटा नहीं, डिफ्लेक्शन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये प्रूव करना है। तो ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है विथ अ डायग्राम, यानी कंस्ट्रक्शन अगर पूछते हैं तो विथ अ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें भी वो मिरर दिखाना भूलना मत, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मिरर दिखाया है, ठीक है। अगर चाहिए तो आप मिरर के लिए, ये कोई भी डाउट्स है मिरर के बारे में तो वो हम डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं, इन केस इफ़ यू वांट। अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ बायोट-सावर्ट लॉ। ये जो लॉ है ये पहले 11th में था, अब दो लॉज कौन से हैं यहाँ पे, एक बायोट-सावर्ट लॉ है और दूसरा है एम्पियर्स लॉ। ये दोनों लॉज उन्होंने 12th में ऐड कर दिए, अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। तो अब ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या है ये अभी हम देख लेते हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ जो है उसकी मदद से हम कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं। जैसे हमने गॉस थ्योरम से कुछ एप्लीकेशंस देख ली थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
चार्ज स्फीयर या चार्ज सिलेंडर, तो वैसे ही यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम स्पेशल शेप्स, जैसे कि ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस एक स्ट्रेट वायर है या फिर लूप है, तो उनकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले हमें बायोट-सावर्ट लॉ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बायोट-सावर्ट लॉ कुछ ऐसा कहता है, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख देता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट जो है इस लॉ की वो अभी आपके सिलेबस से हटा दी है, तो हमें डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उस एक्सप्रेशन को ही बायोट-सावर्ट लॉ कह दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर कंडक्टर, एक वायर है, ये ऐसी एक वायर है और यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, इस वायर में से करंट I जो है वो फ्लो हो रहा है और हमने एक छोटा सा एलिमेंट, उस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर किया है जिसकी लेंथ है dl। और अब मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट दिस पॉइंट P ड्यू टू द सेगमेंट dl, ये सेगमेंट dl की वजह से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सेगमेंट, देखो मैं सिर्फ उस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंडक्टर की वजह से ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बट फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उस छोटे से सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पे, पॉइंट P पे बन रहा है वो मुझे चाहिए। और बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P dB बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल सेगमेंट dl, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी गिवन बाय म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना ये कांस्टेंट है, उसमें भी म्यू 0 जो है ना, म्यू 0 को कहते हैं परमियाबिलिटी। यस, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पे है परमियाबिलिटी, और इस म्यू 0 की वैल्यू जो है दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू 0 का यूनिट आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 240 पे दिया है, देख लो। हाँ जी, तो ये था, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है। अब बायोट-सावर्ट लॉ पहले सिलेबस में क्या था ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता था उसमें कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट, लेंथ dl of that element, the angle between tangent to that element and the line joining that element to the point P, ठीक है, इट इज़ साइन ऑफ एंगल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, बट एंगल किस में, इट इज़ द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू दैट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट P, इसमें वो एंगल है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट एलिमेंट, ये छोटा सा जो एलिमेंट है वहाँ से जो ये डिस्टेंस है r, so r is the distance and this magnetic field because of that small element is inversely proportional to the square of a distance। तो ये था आपका बायोट-सावर्ट लॉ, बट यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन ही बायोट-सावर्ट लॉ है, तो स्टेटमेंट पूछी बिल्कुल नहीं जाएगी आपको। सो दैट्स इट। म्यू 0 परमियाबिलिटी, जैसे परमिटिविटी थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे है परमियाबिलिटी। म्यू 0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, यानी म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू आ जाती है वो सिंपली आ जाती है 10⁻⁷। एक काम करना है, इसका यूनिट तो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, इसके डायमेंशंस भी ढूंढ लेना क्योंकि डायमेंशंस भी पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया एक काम, ये हो गया आपका बायोट-सावर्ट लॉ। अब इसका क्या करना है, इसकी वजह से हम क्या करने वाले हैं नाउ, अगर मुझे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया मुझे, बट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट dl, मुझे पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऐसे वायर को डिवाइड करूँगा छोटे छोटे सेगमेंट में, और हर एक सेगमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालूंगा और बाद में उन सबको ऐड करूँगा। बट प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, B इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dB, B इज़ इंटीग्रेशन ऑफ dB, हम यही करते हैं हमेशा।
तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे ऑफ कोर्स। तो वो ऐसे शेप में करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली स्टैंडर्ड शेप्स। तो ये स्टैंडर्ड शेप्स में क्या क्या है वो शुरुआत करते हैं। आई होप बायोट-सावर्ट लॉ आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बट ये एक लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है, इसके पीछे कोई प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। तो बस पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए व्हाट इज़ बायोट-सावर्ट लॉ। इन दैट केस डायग्राम एंड इक्वेशन और हर एक सिंबल का मतलब क्या है ये भी आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डायग्राम अगर आप बताने जाओगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। दूसरी एक चीज़ वही उसी पेज नंबर 240 पे बताई है कि दिस इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ? आपने अभी तक 3 इनवर्स स्क्वायर लॉ देखे हैं। पहला आपने देखा है कूलोम्स लॉ, दूसरा आपने देखा है ग्रेविटेशनल लॉ और तीसरा ये बायोट-सावर्ट लॉ। तो ये है क्या? ये बताते हैं कि कोई भी फील्ड जो है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारे के सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस है। तो ये जो फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस है। तो इन सारे लॉज को कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और ये जो फोर्सेस होते हैं इनकी वजह से इन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की कंसेप्ट आपने 11th में शायद से देख ली है। एनीवे ठीक है, अब बात करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है बट फॉर स्टैंडर्ड शेप्स ओनली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली एप्लीकेशन है द करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो वो कर लेते हैं पहले पेज नंबर 240। अरे एक बात तो रहेगी, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और वो ये है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन। अब हालांकि डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि हम इस वायर को ऐसे राइट हैंड में पकड़ लेंगे तो हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन इसके अंदर है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द बोर्ड। ऐसे पकड़ेंगे तो ये थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और हमारा करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सो इफ़ यू होल्ड दिस वायर इन आवर राइट हैंड तो कर्ल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। बट उन्होंने एक और पॉइंट दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, जो उन्होंने दिया है वो है डिटरमाइंड बाय DL क्रॉस R. So magnetic field is determined by the direction of, now this will give you the direction, whatever is the direction of this cross product that will give direction of resultant magnetic field. So DL क्रॉस R. अब इस एक्सप्रेशन में DL क्रॉस R बार कहीं पर भी नहीं है बट मुझे यहाँ पे DL क्रॉस R एडजस्ट करना है। So magnetic field DB can be given by μ0 upon 4 pi I DL क्रॉस R बार डिवाइडेड बाय, अब मैं सिर्फ R स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे R बार आ गया है। सो DL साइन थीटा, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा R क्यूब, क्योंकि R बार अपॉन R क्यूब, R बार अपॉन R क्यूब दैट इटसेल्फ इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग R। सो ये साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग R, देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग R, तो इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड जो 1 है वो यहाँ पे लिखी नहीं है। सो DL R साइन थीटा यानी R कैप में उसे बोल देता हूँ, तो R कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग R। सो DL R कैप मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DL यूनिट वेक्टर अलोंग R एंड साइन थीटा। सो यूनिट वेक्टर अलोंग R कैन बी गिवन बाय R बार अपॉन R, R कैप कैन बी गिवन बाय R बार अपॉन R। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट उनको दिखाना था, इसलिए यानी क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन R एंड DL दिखाना था, सो इसलिए यहाँ पे R क्यूब हो जाता है। सो दिस इज वेक्टर रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल जाती है। सो इवन ऐसे MCQs आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला, वेक्टर फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर सिंपली बोलेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। सो इन दैट केस ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे R बार रहेगा, यहाँ पे R स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे R क्यूब रहेगा। तो ऐसे थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। अगर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गई है तो ये इसे आप
सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे गड़बड़ आपसे हो सकती है। ये एक्सप्रेशन जो दिया है दैट इज़ गिवन इन पेज नंबर 240, इक्वेशन इज 10.24, यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम शुरू करेंगे, बट वो मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड प्रूफ, ओनली स्टेटमेंट इज़ देयर, और ये स्टेटमेंट को यूज़ करके आपको आगे की एप्लीकेशंस डिराइव करनी है, तो वो हम डिराइव करेंगे। 3-4 एप्लीकेशन से बायोट-सावर्ट लॉ की, उसके बाद एम्पियर्स लॉ, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस के लिए, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।